Hello students, I hope all you are good. This is Ashish. Welcome to Confianza Education. आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 7th का चैप्टर 3 द दिल्ली सुल्तान्स। ये उसका पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी अपलोडेड है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज ये इसका फाइनल पार्ट है, इसी में हम चैप्टर को फिनिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को आगे पढ़ना। देखिए हमारा फर्स्ट टॉपिक है अ क्लोजर लुक एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन अंडर द खिलजीज एंड तुगलक्स। तो इसमें हम खिलजी और तुगलक के टाइम का जो एडमिनिस्ट्रेशन था और उन्होंने कंसोलिडेशन कैसे किया था, इस चीज के बारे में हम जानेंगे। ये याद रखिएगा, जो खिलजी और तुगलक हैं ये आपके दिल्ली सल्तनत के हैं। ठीक है, खिलजी दिल्ली सल्तनत की सेकेंड डायनेस्टी थी एंड तुगलक इज द थर्ड डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत। देखिए इसका फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है। फॉर कंसोलिडेशन ऑफ अ किंगडम दिल्ली सल्तनत नीडेड रिलायबल गवर्नर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर। अब कोई भी एक बड़ा सा राज्य या क्षेत्र है तो उसको चलाने के लिए आपको लोगों की तो जरूरत पड़ेगी, आप अकेले तो चला नहीं सकते। तो इसीलिए दिल्ली सल्तनत को उसके कंसोलिडेशन चलाने के लिए, उसको और सक्षम या सामर्थ्यवान बनाने के लिए उसे भी एक भरोसेमंद गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटर्स की जरूरत थी। तो उसके लिए देखियो, rather than appointing aristocrats and landed chieftains as governor, उन्होंने एरिस्टोक्रेट्स मतलब सामंतों को और लैंडेड चीफ्टेंस जमींदारों को गवर्नर अपॉइंट नहीं किया। उनकी जगह उन्होंने अपॉइंट किया किसको? फेवर्ड स्लेव्स, जो उनके फेवरेट स्लेव्स होते थे, गुलाम होते थे, उनको उन्होंने गवर्नर की पोस्ट पे बैठाया। देखो एरिस्टोक्रेट का मतलब समझ लो, एरिस्टोक्रेट सामंत होते थे। सामंत वो लोग होते हैं जो किसी एक गांव के बहुत बड़े लोग, प्रतिष्ठित लोग होते हैं, जिनके अंडर पूरा गांव काम करता है। एक हिसाब से समझ लो छोटे क्षेत्र के या एक गांव के राजा। ठीक, एक गांव के राजा समझ लो इन्हें, सामंतों को। और लैंडेड चीफ्टेंस होते हैं जमींदार, साहूकार, मतलब जो पैसे वाले बहुत ज्यादा होते हैं, जमीनों पे अपने, उनकी जमीनों पे लोग किसान करते हैं, वो पैसे देते हैं उधारी पे, तो वो लोग लैंडेड चीफ्टेंस होते हैं। तो इनको उन्होंने गवर्नर अपॉइंट करने की जगह अपने फेवरेट गुलामों को गवर्नर अपॉइंट किया। किसने? खिलजीज एंड तुगलक्स ने। ये ज्यादातर किसके, स्पेशली किसके टाइम पे हुआ? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश याद है ना, इसी की बेटी थी रजिया, जिसके बारे में हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था। फिर इसके बाद स्पेशली स्लेव्स परचेज फॉर मिलिट्री सर्विसेज। जो स्लेव्स होते थे, गुलाम होते थे, उनको किस लिए परचेज किया जाता, खरीदा जाता? मिलिट्री सर्विसेज के लिए। और ऐसे गुलामों को हम बंदगन कहते थे। ठीक है, पर्शियन लैंग्वेज में। दे वर ट्रेन्ड फॉर पॉलिटिकल ऑफिस इन किंगडम। उनको ट्रेंड किया जाता था। अब देखो गुलाम है तो गुलाम को राजनीति तो आती नहीं है, वो गुलामी करते थे। तो उनको जब गवर्नर बनाया जाता था, एडमिनिस्ट्रेटर बनाया जाता था, तो पहले उनको ट्रेंड किया जाता था उनके काम के लिए, उनको कैसे काम करना है, कैसी चीजें मैनेज करनी है। तो इन सब चीजों के लिए उन्हें पहले ट्रेंड किया जाता था, ट्रेनिंग दी जाती थी। जो स्लेव्स होते थे, गुलाम्स होते थे, वो अपने मास्टर पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट होते थे, इसलिए वो उनसे गद्दारी या उनको धोखा देके खुद राजा महाराजा बनने का ख्वाब नहीं देख सकते थे। तो इसी वजह से जो सुल्तान है उन पे पूरी तरीके से भरोसा करते थे और उन्हीं पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट होते थे, आराम से ट्रस्ट वर्दी थे वो लोग। कौन? स्लेव्स की बात हो रही है यहाँ पे। द खिलजी एंड तुगलक कंटिन्यू टू यूज बंदगान। ठीक है, जो खिलजी और तुगलक थे उन्होंने बंदगान को यूज करना कंटिन्यू रखा, क्योंकि ये देखो इल्तुतमिश तो उनसे पहले का है, ये टर्किश डायनेस्टी का है इल्तुतमिश। टर्किश डायनेस्टी बोल लो या फिर स्लेव डायनेस्टी बोल लो, तो ये फर्स्ट डायनेस्टी थी दिल्ली सल्तनत की। और जो ये खिलजी और तुगलक है, ये खिलजी तो सेकंड डायनेस्टी है दिल्ली सल्तनत की, और तुगलक जो है वो थर्ड डायनेस्टी है दिल्ली सल्तनत की। तो फर्स्ट डायनेस्टी से ये स्टार्ट होता है और ये सेकंड और थर्ड डायनेस्टी में भी ये कंटिन्यू रखते हैं। कौन? खिलजी और तुगलक। ठीक है, फिर उसके बाद रेज्ड क्लाइंट टू हाई पॉलिटिकल पोजीशंस एज गवर्नर एंड जनरल। उन्होंने ऐसे लोगों को जो सुल्तान पे डिपेंडेंट थे पूरी तरीके से, ऐसे अपने क्लाइंट्स को पॉलिटिकल पोजीशंस पे बैठाया, हाई पॉलिटिकल पोजीशंस पे, जैसे कि गवर्नर या फिर जनरल पे। अब इन सब कामों की वजह से उन्होंने देखो एरिस्टोक्रेट्स और लैंडेड चीफ्स को नहीं बैठाया। तो इसके बाद इन सब से क्या हुआ, उन्होंने अपने गुलामों को बड़े बड़े पदों पदों पे बैठाया, गवर्नर, एडमिनिस्ट्रेटर। तो इसकी वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई किंगडम में।
पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मतलब कि राजनीति स्थिर नहीं रही। अब वहां पे थोड़ी थोड़ी चीजों के लिए राजनीति मतलब लोग अपनी चालसाजी करने लगे। ये जो हमारे एरिस्टोक्रेट हो गए, चीफ्टेंस हो गए, और जो स्लेव्स होते थे वो अपना तो राजा की तरफ से रूल कर ही रहे होते थे। इसकी वजह से ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई। ये देखिए, देखो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के बाद देखो क्या हुआ। स्लेव्स एंड क्लाइंट्स लॉयल टू मास्टर एंड पैटर्न्स बट नॉट टू हियर्स। देखो जो स्लेव्स नौकर होते थे, जो क्लाइंट्स होते थे, जिनको गवर्नर या जनरल या एडमिनिस्ट्रेटर बनाया जाता था, वो अपने मास्टर के लिए तो लॉयल होते थे। मास्टर एंड पैटर्न, पैटर्न होता है रक्षा करने वाला, उनको प्रोटेक्ट करने वाला। स्लेव्स और क्लाइंट्स को कौन प्रोटेक्ट कर रहा था? सुल्तान प्रोटेक्ट कर रहा था। तो ये इनके प्रति तो लॉयल होते थे, पर बट नॉट टू हेयर्स, उनके उत्तराधिकारियों के नहीं। जैसे कि राजा जो सुल्तान है, जिसने उन्हें गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेटर बनाया, पर अगर वो राजा हट गया, उसके बाद उसका बेटा नया राजा बना या कोई भी दूसरा राजा बनता है, तो वो उसके लिए लॉयल नहीं होते थे स्लेव्स और क्लाइंट्स। तो ये बात याद रखना। उसके बाद देखो, असेशन ऑफ अ न्यू मोनार्क, नया राजा जब पद पे बैठता था, तो वो क्या देखता था? सा कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन ओल्ड एंड न्यू, न्यू नोबिलिटी। मतलब जो जब नया राजा बैठता था, तो वो अपने नए जो उसके गुलाम होंगे, वो उन गुलामों को बैठाएगा अपने गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेटर के पद पे। पर सब पे तो चेंज नहीं करेगा ना, कुछ पे तो पुराने ही रहेंगे और कुछ पे नए आ जाएंगे। तो जो नए और पुराने नोबिलिटी होते थे, उनके बीच में बहुत सारे टकराव होते थे, कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे। और ये याद रखना, नए राजा के नए स्लेव्स होंगे, वो नहीं कि वो पुराने स्लेव्स पे ही डिपेंडेंट है। नए न्यू न्यू मोनार्क के न्यू स्लेव्स होंगे। तो ये जब न्यू मोनार्क आता था, तो उसके न्यू ऑफिसर्स जो आते थे, उनके और पुराने ऑफिसर्स के बीच में क्या होता था? कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे। नोबिलिटी मतलब सरदार। ठीक है। या देखो नेक्स्ट पॉइंट, पैट्रोनेज ऑफ हम्बल पीपल बाय सुल्तान। सुल्तान क्या करता था? गरीबों, निचले तबकों, स्लेव्स की क्या करता था? संरक्षण करता था, उनकी रक्षा करता था, उनको दबने कुचने से बचाता था। मतलब कि जैसे कि एरिस्टोक्रेट हो गए, वो चीफ स्टांस हो गए, वो निचले स्लेव्स को दबाते थे, उनको अपने कंट्रोल में रखना, मारना पीटना। तो इन सारी चीजों से उनका संरक्षण कौन करता था? सुल्तान करता था। तो इसी चीज ने, सुल्तान ने जब उनका संरक्षण किया पैट्रोनेज की वजह से, जो एलाइट्स थे, वहां के जो सरदार वगैरह थे, मतलब जो सामंतवादी या ऊंचे पदों पे या ऊंची जात वाले, वो सारे शॉक्ड हो गए राजा के इस बिहेवियर से। तो जो तारीख हमने पढ़ा था ना पहले भी, तो ऑथर्स ऑफ तारीख क्रिटिसाइज द सुल्तान। जो तारीख लिखने वाले ऑथर्स थे, उन्होंने क्या किया? क्रिटिसाइज किया। किसको? सुल्तान को। किस वजह से? फॉर अपॉइंटिंग द लॉ एंड बेस बॉर्न, नीचे तबे कुचले लोगों को हाई ऑफिस पे बैठाने, ऊंचे पदों पे बैठाने की वजह से जो ऑथर्स होते थे तारीख के, उन्होंने क्रिटिसाइज किया सुल्तान को। उसके बाद देखो नेक्स्ट टॉपिक है इक्ता। ये बात इक्ता ध्यान से पढ़ना, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि इक्ता होता क्या है। The Khilji and the Tughlaq monarchs appointed military commanders as governor of territories। अब देखो, जब बहुत बड़ा राजा मतलब जब राजा होगा, तो उसको बहुत बड़ा राज्य भी होगा, साम्राज्य होगा, तो वो अकेले तो कंट्रोल कर नहीं सकता ना। उसकी आर्मी के लिए गवर्नर्स भी होंगे, और मतलब जो जनरल्स होंगे, और हर एक एरिया का वहां का कोई गवर्नर भी होगा, एडमिनिस्ट्रेटर, जो उस पूरे एरिया को संभालेगा। जैसे कि आज के टाइम पे देखो, तो हमारे देश का राजा कौन है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति होंगे। पर हर जो छोटा छोटा क्षेत्र है, हर एक राज्य का अपना एक मुख्यमंत्री भी तो है, जो वहां को संभालता है। तो वैसे ही ये एकता था। एकता में क्या होता था? जब बहुत बड़ा साम्राज्य होता था, तो छोटे छोटे एरिया का क्या होता था? एक गवर्नर भी होता था, जो उन्हें संभालता था। छोटे छोटे एरिया को संभालता किसकी तरफ से था? वो राजा की तरफ से संभालता था। याद है ना? स्लेव्स, स्लेव्स को ही तो गवर्नर बनाया था, स्लेव्स और क्लाइंट्स को। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो, लैंड्स वर कॉल्ड इक्ता। जो उन लैंड्स को जहां पे गवर्नर बनाए जाते थे, उन लैंड्स को हम इक्ता कहते हैं। और उनको होल्ड करने वाले इक्तेदार बोलते हैं। इक्तेदार और मुक्ति बोलते हैं। ठीक है। तो लैंड जहां पे वो गवर्नर्स रहते हैं, मतलब जहां का वो गवर्नर होता है, उस लैंड को हम इक्ता बोलते हैं। और उसको होल्डर, मतलब गवर्नर्स को हम इक्तेदार बोलते हैं, उसको होल्ड करने वाले। और मुक्ति बोलते हैं। ठीक है। मुक्ति लीड मिलिट्री कैंपेन्स एंड मेंटेन लॉ। जो मुक्ति का काम क्या होता था? मुक्ति का काम होता था वहां पे अपने मिलिट्री कैंपेन्स चलाना। मतलब वहां आसपास कोई राजा या वॉर हो रही है, तो उसको संभालना, अपने मिलिट्री कैंपेन्स चलाना, वो मुक्ति का काम होता था। और वहां पे लॉ प्रशासन मेंटेन करना भी किसका काम होता था? मुक्ति इसका काम होता था। मुक्ति मतलब इक्तेदार।
और उनका काम क्या होता था, कलेक्ट रेवेन्यूज फॉर असाइनमेंट एज सैलरी एंड द सोल्जर्स सैलरी। अब देखो जो गवर्नर काम कर रहा है उसको सैलरी भी मिलती होगी। अब राजा के पास से वो सैलरी लेने नहीं जाता था, जहां पे वो राज कर रहा है, जिस भी एरिया का वो गवर्नर है, तो वहां की जो पब्लिक है जो वहां रहती है वो उनसे क्या करते थे, रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। और वही रेवेन्यू जो कलेक्ट करते थे उसी रेवेन्यू से वो अपनी सैलरी लेते थे और अपने सोल्जर की सैलरी लेते थे, और बाकी का पैसा वो कहाँ भेजते थे, राजा के पास भेजते थे। फिर उसके बाद देखो कंट्रोल ओवर मुक्तीस, जो राजा थे वो उन मुक्तीस को कंट्रोल कैसे करते थे, क्योंकि जब एक ही जगह का कोई गवर्नर बना रहेगा तो जाहिर सी बात है वो खुद राजा बनने के ख्वाब देखने लगेगा कि मैं ही यहाँ का राजा हूँ। तो वो जब रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा है उसके आमदनी के लिए, अपनी सैलरी के लिए भी वो राजा पे डिपेंडेंट नहीं है, वो वहीं से कलेक्ट कर ले रहा है। तो जाहिर सी बात है उसके मन में बात आएगी कि मैं ही क्यों ना राजा बन जाऊं, क्यों राजा को वहां के सुल्तान को पैसे भेजूं, मैं ही सब चीज अपने कंट्रोल में ले। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए सुल्तान क्या करते थे, ऑफिस वॉज नॉट इनहेरिटेबल, मतलब ऑफिस इनहेरिटेबल नहीं था, मतलब गवर्नर का बेटा गवर्नर नहीं बनेगा, सुल्तान जिसको चाहेगा उसको गवर्नर बनाएगा, गवर्नर का बेटा गवर्नर नहीं बनेगा। तो जो ऑफिस था वो उसका इनहेरिटेबल नहीं था। उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट, असाइंड इक्तास फॉर शॉर्ट पीरियड। तो जो भी जो इक्ता बनाया जाता था किसी भी इस जगह का जो इक्तेदार होता था, तो जो इक्ता असाइंड किया जाता था किसी भी इक्तेदार या मुक्ति को, वो शॉर्ट पीरियड के लिए किया जाता था। कोई भी इक्तेदार किसी भी एक जगह पे लंबे समय तक नहीं रह सकता था, उसको बार बार ट्रांसफर किया जाता था, शिफ्टेड, क्या किया जाता था, ट्रांसफर किया जाता था, जिससे कि वहां पे वो किसी भी एक जगह पे अपना पूरी तरीके से कंट्रोल ना बना सके, इसलिए उसको बार बार शिफ्ट कर दिया जाता था। ठीक है, ये कंट्रोल करने के तरीके थे मुफ्तीज पे। तो ये तीन तरीके याद रखना, ये तीनों ही क्या है, कंट्रोल करने के तरीके हैं। ऑफिस वॉज नॉट इनहेरिटेबल, असाइंड इक्तास फॉर शॉर्ट पीरियड एंड शिफ्टेड। देखो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है क्या, रिगरसली इम्पोज्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक। ये तीनों ही तरीके अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने बहुत ही कठोरपूर्ण तरीके से इन्हें लागू कर रखा था। वो नहीं चाहते थे किसी भी तरीके से वहां पे तानाशाही, मतलब सॉरी तानाशाही नहीं, मतलब उन्हीं के कोई एक मिनट, वहीं कोई बगावत न करने लगे, इसीलिए वो इन चीजों को बहुत ही कठोरपूर्ण तरीके से फॉलो करवाते थे, लागू करवाते थे, ताकि उन्हीं का कोई भी इक्तेदार उनके लिए वो रिपेल ना कर दे, रिबेल, सॉरी रिबेल, रिबेलियन याद रखना, रिबेल कौन होता है, बगावत करने वाला, बगावत करने वाले को रिबेल बोलते हैं। फिर इसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट, अकाउंटेंट्स वर अपॉइंटेड टू चेक रेवेन्यू ऑफ मुक्तीज। जो अकाउंटेंट्स वहां पे, मतलब अकाउंटेंट्स को रखा जाता था, जो सुल्तान होता था वो अकाउंटेंट्स को अपॉइंट करता था। और अकाउंटेंट्स का काम क्या होता था, जो भी मुक्तीज में रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है उस रेवेन्यू की चेक करना, कि वो रेवेन्यू जितना कलेक्ट हो रहा है वो उतना ही राजा को, मतलब हिसाब दिया जा रहा है सुल्तान को, और सुल्तान का जितना हिस्सा होता है वो अपनी सैलरी ही लेके बाकी का सारा हिस्सा सुल्तान को दे रहे हैं। तो इन सारी चीजों को चेक करना, रेवेन्यू काउंट चेक करना, ये सब काम किसका था, अकाउंटेंट का था। तो अकाउंटेंट का एक और काम था कि वो चेक करे कि जो वहां का इक्तेदार है वो उतना ही टैक्स कलेक्ट कर रहा है जितना राजा सुल्तान की तरफ से बोला गया है। और उसके पास सोल्जर्स, मतलब आर्मी भी उतने ही, आर्मी में उतने ही सोल्जर हैं जितने सुल्तान ने उसको अलाउ कर रखे हैं। ये दोनों चीज भी चेक करना किसका काम था, अकाउंटेंट का काम था। के बाद कुछ अलग कॉन्सेप्ट है, ये एकता से रिलेटेड नहीं है। देखिए, दिल्ली सुल्तान्स ब्रॉट हिंटरलैंड अंडर देयर कंट्रोल। देखो हिंटरलैंड मैंने पहले ही बताया था, एक बार दोबारा बता देता हूँ। हिंटरलैंड वो लैंड होता है जो, जैसे कि सुल्तान है, सुल्तान दिल्ली का राजा है, तो दिल्ली क्षेत्र के आसपास और भी कई सारे प्रदेश होंगे, क्षेत्र होंगे, जहां से लोग आते जाते होंगे उस राज्य में, जहां से उनका सामान आता जाता होगा, पर वो उनके राजा के कंट्रोल में नहीं होते थे, सुल्तान के कंट्रोल में नहीं होते थे। फिर दिल्ली सुल्तान्स ब्रॉट हिंटरलैंड अंडर देयर कंट्रोल, वो हिंटरलैंड को भी अपने कंट्रोल में ले आए। अब देखो, लैंडेड chieftains, सामंत एरिस्टोक्रेट्स एंड रिच लैंडलॉर्ड्स एक्सेप्ट देयर अथॉरिटी। इन तीनों लैंडेड chieftains, सामंत एरिस्टोक्रेट एंड रिच लैंडलॉर्ड, जो कि हिंटरलैंड के होते थे,
उन्होंने भी सुल्तान की अथॉरिटी को एक्सेप्ट कर लिया कि सुल्तान ही हमारे राजा हैं, ये चीज उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। फिर देखो अलाउद्दीन खिलजी, द असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू अंडर इट्स ओन कंट्रोल। पहले इन हिंटरलैंड का जो रेवेन्यू होता था वो ये लोग कलेक्ट करते थे, सामंत एरिस्टोक्रेट हो गए, ये लोग कलेक्ट किया करते थे। यहाँ पे उनका राज होता था, लैंडेड चीफ्स का, रिच लैंडलॉर्ड का या सामंत एरिस्टोक्रेट, ये रेवेन्यू कलेक्ट करके राजा को दिया करते थे। बट अब अलाउद्दीन खिलजी ने असेसमेंट और कलेक्शन पूरा लैंड रेवेन्यू का अपने कंट्रोल में ले लिया। ये नहीं कि राजा लेने जाता था, नहीं, राजा के लोग जाते थे पर राजा के कंट्रोल में था डायरेक्ट, ठीक है, राजा कंट्रोल करता था रेवेन्यू का कलेक्शन। लोकल चीफ्स वर फोर्स टू पे टैक्स। इन्होंने लोकल चीफ्स, अलाउद्दीन खिलजी ने जो वहां के लोकल चीफ्स थे उनको भी फोर्स किया कि अब वो लोग भी टैक्स पे करेंगे। पहले उन्हें टैक्स से छूट थी पर उन्हें भी अब कहा गया आप भी लोग टैक्स पे करेंगे, फोर्स किया गया इस चीज के लिए। सुल्तान एडमिनिस्ट्रेटर मेजर द लैंड एंड कैप्ट अकाउंट। जो सुल्तान के एडमिनिस्ट्रेटर्स होते थे वो लैंड को मेजर करते थे कि कितना लैंड है और उससे कितना उपज हो रही है, कितना प्रोड्यूस हो रहा है, वो सब का ये लोग अकाउंट रखते थे। कौन? सुल्तान के एडमिनिस्ट्रेटर्स। सम ओल्ड चीफ्स, कुछ ओल्ड चीफ्स, कुछ और लैंडलॉर्ड्स को उन्होंने रेवेन्यू कलेक्शन का काम दे दिया। सबको नहीं दिया, हर हिंटरलैंड के नहीं दिया, पर कुछ को दे दिया। कुछ हिंटरलैंड्स के चीफ्स और लैंडलॉर्ड को उन्होंने रेवेन्यू कलेक्शन का काम दे दिया। अब देखो तीन तरह के टैक्स होते थे, थ्री टाइप्स ऑफ टैक्सेस। पहला है ऑन कल्टीवेशन, मतलब खेती पे जो टैक्स लगता था। अब खेती पे जो टैक्स लगता था उन्हें हम खराज कहते थे, खराज, ठीक है। अब ये कितना होता है? ये 50% होता था, मतलब जितना भी किसान जो होगा प्रोड्यूस करेगा, जितनी भी उसके खेत में खेती होगी, उत्पादन होगा, उसका 50% हिस्सा सुल्तान ले लेगा। कैटल, कैटल पे होता था हाउसेस, कैटल पता है ना, जानवर चरवाहे जो होते थे, उनके जो जानवर होते हैं, वो कैटल्स पे होता था। हाउसेस पे, खेत घरों पे उन्होंने टैक्सेस लगा रखे थे। देखो तीन तरह के टैक्सेस हो गए। फिर उसके बाद देखो लार्ज पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द दिल्ली सुल्तान। अभी भी पूरे सब कॉन्टिनेंट, यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे इंडिया, अफगानिस्तान, ये पूरा सब कॉन्टिनेंट है। इस पूरे सब कॉन्टिनेंट का ज्यादातर हिस्सा जो था वो अभी भी दिल्ली सुल्तान के कंट्रोल में नहीं था, उसके कंट्रोल के बाहर था। डिफिकल्ट टू कंट्रोल डिस्टेंट प्रोविंसेस लाइक बंगाल फ्रॉम दिल्ली। देखो बंगाल क्या है, दिल्ली से बहुत दूर है, तो ऐसे क्षेत्रों को जो दिल्ली से बहुत दूर होते थे उनको कंट्रोल करना दिल्ली सुल्तान के लिए बहुत ही मुश्किल होता था। उसको कंट्रोल नहीं कर पाते थे, वो बार बार उसको जीत तो लेते थे पर फिर जैसे राजा अपने यहाँ पे आ जाता था उसकी आर्मी को वापस वहां के लोग, वहां या वहां के जो छोटे रूलर होते थे उसको भगा देते थे या खुद रूल करने लग जाते थे। तो इसलिए जो दूर के इलाके थे वो दिल्ली सुल्तान के कंट्रोल में नहीं रहते थे। सेम चीज ये कहाँ पे थी? साउथर्न इंडिया में भी थी। साउथर्न इंडिया को दिल्ली सुल्तान ने पूरा जीत लिया था, हमने देखा था पीछे भी, पूरा दिल्ली सुल्तान जो थे वो साउथ तक चले गए थे, तंजावुर तक चले गए थे, पर उन्होंने पूरा जीतने के बाद वो कुछ टाइम बाद वो दोबारा से पूरा साउथर्न इंडिया क्या हो गया? इंडिपेंडेंट हो गया। पूरा उन्होंने वापस से खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। फिर देखो gigantic plain, there were forest area sultanate forces could not penetrate। जो gigantic plain होते हैं, gigantic plain कहाँ होते हैं? हिमालय के नीचे। आपका ये दिल्ली, उत्तर प्रदेश, ये जितना भी रीजन है, उत्तर प्रदेश का हो गया, वो आपका बिहार हो गया, बिहार के नीचे चले जाओ तो थोड़ा झारखंड, मध्य प्रदेश, ये थोड़ा सा जो एरिया है ये पूरा क्या है? gigantic plain है। अब इस gigantic plain में बहुत घने घने जंगल होते हैं। अब उन घने जंगलों को दिल्ली सुल्तान के जो सुल्तान होते थे उनको पार क्रॉस करना या उनके अंदर जाके वहां के लोगों पे रूल करना बहुत ही मुश्किल होता था। तो वहां के जो लोकल चीफ्स होते थे वो खुद को वहां का राजा घोषित कर देते थे, स्टैब्लिश कर लेते थे। अब ऐसा नहीं है कि उनको ऐसे छोड़ दिया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी हो गए या मोहम्मद तुगलक हो गए, इन्होंने वहां पे घुस के वापस से उन पे वहां पे रूल किया था, उनको हराया था। पर जब वो हरा देते थे उसके बाद वो जब वापस अपने एरिया में या अपने गद्दी पे या अपने क्षेत्र में आ जाते थे तो वापस वो वहां के चीफ स्टांस होते थे वो खुद को दोबारा से फ्री घोषित कर देते थे, इंडिपेंडेंट घोषित कर देते थे। इसलिए वो चीज उनके कंट्रोल में नहीं रहती थी। तो ये बात याद रखना, दूर के इलाके हो गए, बंगाल साइड हो गया, साउदर्न इंडिया हो गया, गैगेंटिक प्लेन के फॉरेस्ट हो गए, उनको ये लोकल चीफ स्टांस उनके वहां के राजा होते थे। तो ये सारी चीजें याद रखिएगा। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो रही हूँ। अगर नहीं हो रही या कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ सकते हैं।
देखिए ये अब नेक्स्ट टॉपिक है मंगोल्स। देखो मंगोल्स कौन थे? मंगोलिया मतलब मंगोल एक जगह है जहाँ पे वो लोग रहते थे, वहाँ के राजा। देखो चंगेज खान का नाम तो आपने सुना ही होगा। चंगेज खान बहुत ही फेमस रूलर थे, बहुत ही बड़े एरिया पे ये रूल करते थे। अब देखो मंगोल्स अंडर चंगेज खान इन्वेडेड ट्रांसोक्सियाना। देखो इन्होंने ट्रांसोक्सियाना पे हमला किया कब? 1219 में। 1219 में। और जो ट्रांसोक्सियाना है वो आज का उज्बेकिस्तान है। यहाँ पे ये ईरान के कहाँ पड़ता है? नॉर्थ ईस्ट। ये उस टाइम पे ईरान का नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा है, ठीक है। आज ये एक अलग देश है उज्बेकिस्तान। यहाँ पे मंगोल्स ने हमला कर दिया था 1219 में। फिर उसके बाद वहां के बाद उन्होंने दिल्ली सल्तनत पे हमला करे कई बार। फिर उसमें अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने क्या करी, एक बहुत बड़ी लार्ज आर्मी बनाई, बहुत बड़ी आर्मी बनाई। आज जब उन्होंने आर्मी बहुत बड़ी बना ली तो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव को मैनेज करना बहुत ही बड़ा चैलेंज हो गया इन लोगों के लिए, क्योंकि उसके खाने पीने की व्यवस्था करना, रहने की व्यवस्था करना, एडमिनिस्ट्रेटर सैलरी वगैरह सब कुछ बहुत कुछ था। तो ये सारी चीजें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी उनको इन सब चीजों को मैनेज करने के लिए। देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ है, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने मंगोल में, जब मंगोल्स ने अटैक किया तो उस टाइम इन दोनों ने क्या क्या कदम उठाए इसके बारे में लिखा हुआ है। ये देखो ये अलाउद्दीन खिलजी भी अलग टाइम पे था, मोहम्मद तुगलक भी अलग टाइम पे था। इन दोनों के टाइमलाइन अलग अलग है। ये सेकंड डायनेस्टी थी दिल्ली सल्तनत की एंड ही इज थर्ड डायनेस्टी। ये थर्ड डायनेस्टी का था दिल्ली सल्तनत के। देखो एक एक करके हम दोनों का कंपैरिजन पढ़ते हैं। दिल्ली वॉज अटैक ट्वाइस। दिल्ली पे दो बार अटैक हुआ इन 1299 एंड 1300। इसके बीच में पहली बार अटैक हुआ और सेकंड टाइम 1302 और 1303 इसके बीच में अटैक हुआ। पर जो अलाउद्दीन खिलजी की पॉलिसी थी वो डिफेंसिव थी। वो अपने आप को बचाने के लिए, मतलब वो दिल्ली को बचाने के, सेव करने के लिए उन्होंने बहुत बड़ी लार्ज आर्मी खड़ी करी जिससे वो मंगोल से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। पर यही चीज मोहम्मद तुगलक में देखो, मोहम्मद तुगलक में क्या था? द सल्तनत वाज अटैक्ड इन द अर्ली इयर्स ऑफ मोहम्मद तुगलक। जब मोहम्मद तुगलक वहां का राजा बना तभी वहां पे मंगोल्स ने अटैक कर दिया था। तो जो मंगोल्स की आर्मी थी वो हार गई, मोहम्मद तुगलक जीत गए। वो अपनी आर्मी पे इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट थे, उनके अपने आर्मी पे इतना ज्यादा भरोसा था कि उन्होंने ट्रांसोक्सियाना, ट्रांसोक्सियाना मतलब ये उज्बेकिस्तान जहाँ पे मंगोल का रूल स्थापित हो चुका था, वहां पे इन्होंने अटैक कर दिया। इसके लिए उन्होंने वहां पे बहुत बड़ी लार्ज आर्मी इकट्ठी करी थी, मतलब खड़ी कर रखी थी मोहम्मद तुगलक ने भी। अब देखो सेकंड पॉइंट, अलाउद्दीन कंस्ट्रक्टेड अ न्यू गैरिसन टाउन। गैरिसन टाउन पता है ना, जहाँ पे सैनिक रहते हैं। तो अलाउद्दीन ने क्या किया, नए गैरिसन टाउन बनाए जिसमें से एक का नाम था सिरी। ये हमने मैप जब देखा था फर्स्ट वीडियो में तो हमने उसमें देखा था सिरी कहाँ पे है। एक बार देख लेना दोबारा अगर भूल गए हो तो। देखो नेक्स्ट इसका पॉइंट, रेदर देन कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू गैरिसन टाउन, गैस नए गैरिसन टाउन बनाने की जगह मोहम्मद तुगलक ने क्या किया, उन्होंने पुरानी ही जो 4 शहर थे जैसे कि दिल्ली या कोहाना, उसी जो खाली पड़े थे, ऑफ इट्स रेजिडेंट एंड द सोल्जर गैरिसन देयर, सोल्जर्स को उन्होंने वहां पे रखा, ठीक है। द रेजिडेंट ऑफ द ओल्ड सिटी, और जो पुराने शहर के जो लोग थे उनको नए कैपिटल में भेज दिया, नई जगह पे भेज दिया। नया कैपिटल क्या था उसका? दौलताबाद, जो कि कहाँ है? साउथ में। दौलताबाद कहाँ है? साउथ में। फिर इसका देखो अलाउद्दीन खिलजी का थर्ड पॉइंट, द सोल्जर हैड टू बी फेड। अब इतनी बड़ी आर्मी रखी है तो इतनी बड़ी आर्मी को खिलाना भी पड़ेगा। अब इसको खिलाने के लिए उसने क्या तरीका अपनाया, उसने एक टैक्स लगाया था, याद है ना हमने, उसने किसानों पे टैक्स लगाया था। कौन सा टैक्स लगाया था? जिसपे वो 50% वसूलता था पीसेंट से, किसानों से। उनकी जितनी भी उपज होती थी उसका 50% ये ले लेता था ना। हाँ तो वही कौन सा टैक्स था? खराज टैक्स। खराज टैक्स जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया था। इसी 50% से वो अपनी आर्मी को खिलाता था, उनकी जरूरतें पूरी करता था, उनके खाने पीने की व्यवस्था करता। पर मोहम्मद तुगलक ने क्या किया, मोहम्मद तुगलक ने भी जिस एरिया में उसकी आर्मी थी वहीं के लोगों से टैक्स वसूला अपनी आर्मी को खिलाने के लिए, उनके बाकी एक्सपेंस उठाने के लिए। और उसने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए और भी ज्यादा एडिशनल टैक्सेस लगा दिए। और उसी टाइम पीरियड में उस एरिया में क्या आ गया, अकाल भी पड़ गया था। अकाल भी पड़ गया था। तो ये सारी समस्याएं, ये देखो तीन तीन पॉइंट हमने इनके समझे। अब हम देखो आगे देखिए अब यहाँ के ये वाले पॉइंट, द सोल्जर हैड टू बी पेड, अलाउद्दीन चूज टू पे हिज सोल्जर सैलरीज इन कैश रेदर देन इकताज। अब अलाउद्दीन खिलजी ने डिसाइड किया कि वो अपने सोल्जर्स को सैलरी कैश में देगा, इकताज से जो वसूलते थे, इकताज से जो उनको मिलती थी वहां से नहीं मिलेगी। अब अलाउद्दीन खिलजी खुद उन्हें
कैश सैलरी देगा। द सोल्जर वुड बाय देयर सप्लाई, जो सोल्जर थे वो अपनी सप्लाई कहाँ से, मतलब अपनी चीजों जरूरतों की चीजें जो दिल्ली के व्यापारी होते थे उनसे खरीद सकते थे। अब ये डर था कि जो व्यापारी होंगे वो क्या करेंगे, अपने चीजों के दाम बढ़ा देंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि सैनिकों को उनकी जरूरत है, तो वो ज्यादा मुनाफा करने के लिए अपने दाम बढ़ा देंगे। इसी चीज को कंट्रोल करने के लिए अलाउद्दीन ने मार्केट के जो गुड्स होते थे उन पे कंट्रोल किया, उनकी कीमतों पे, प्राइसेस पे कंट्रोल किया। उन्होंने अपने ऑफिसर्स को भी भेजा, वो लोग देखते थे अगर कोई भी व्यापारी ज्यादा पैसे वसूलता था तो उसे उसकी सजा मिलती थी। तो वहीं मोहम्मद तुगलक ने क्या किया, मोहम्मद तुगलक ने भी अपने सोल्जर्स को सैलरी दी कैश में, बट इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग प्राइस, उसने प्राइस कंट्रोल करने की जगह उसने टोकन करेंसी चलाई। टोकन करेंसी कैसे टोकन, सोने चांदी के नहीं होते थे ये टोकन, ये बहुत ही सस्ती धातु के बने होते थे। तो पीपल इन द 14th सेंचुरी डिड नॉट ट्रस्ट दिस कॉइन, जो 14th सेंचुरी के लोग थे उन्होंने इन कॉइन पे भरोसा नहीं किया। वो लोग बहुत ही ज्यादा समझदार थे, वो क्या करते थे, अपने गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स को बचा के रखते थे, और जो ये टोकन करेंसी नई जो टोकन छपे थे सस्ती धातु वाले, उन्हीं से वो अपने टैक्सेस वगैरह दिया करते थे। वो करेंसी इतनी सस्ती थी, इतनी चीप थी कि उसका कॉपी बनाना बहुत इजी था। उसने मतलब नकली नोट जैसे बनते हैं ना, वैसे ही उसकी नकली करेंसी बना ली जाती थी। अब देखो अलाउद्दीन का जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर था वो बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल था। जो इतिहासकार हैं वो बोलते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल था। उसने बहुत अच्छे तरीके से मंगोल के हमलों को संभाला और बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल पॉलिसीज वगैरह बनाई। उसने मार्केट को भी बहुत अच्छा संभाला था। वहीं मोहम्मद तुगलक का एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर बहुत ही ज्यादा फेलियर था, मतलब बेकार, बिल्कुल बेकार गया उसका। उसने जो कैंपेन चलाए थे कश्मीर के लिए वो भी डिजास्टर साबित हुए उसके लिए। फिर बाद में उसने ट्रांस ऑक्सियाना पे हमले का सोचा, वो भी उसका बहुत बेकार आइडिया था। फिर उसने अपनी जो बहुत बड़ी आर्मी बनाई थी उसको डिसबैंडेड कर दी, खत्म कर दिया। और उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर था वो भी पूरी तरीके से फेल हो गया, कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा आ गए। जो उसने लोगों को शिफ्ट किया था ना वहां के अपने सिटीज से दौलताबाद, वो लोग उससे परेशान हो गए थे, उससे नाखुश थे। फिर उसने जो टैक्सेस बढ़ाए थे और फिर अकाल भी आ गया था गंगा यमुना से, तो लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए थे टैक्सेस से, अकाल से। तो लोगों ने क्या किया, बगावत कर दी मोहम्मद तुगलक के खिलाफ। तो बाद में मोहम्मद तुगलक को अपनी टोकन करेंसी भी वापस लेनी पड़ी। तो ये देख रहे हो अलाउद्दीन खिलजी की पॉलिसीज कितनी बेटर थी। मोहम्मद तुगलक की बहुत कुछ ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई, बहुत ज्यादा उसने जितनी जितनी पॉलिसी चलाई उसको सब वापस लेनी पड़ गई थी। तो ये दोनों का कंपैरिजन था, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। द सल्तनत इन द 15th एंड 16th सेंचुरी, देखो अभी तक हमने स्लेव डायनेस्टी पढ़ लिया, फिर उसके बाद खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, ये तीन डायनेस्टी हमने पढ़ ली। उसके बाद आई सैयद और लोधी डायनेस्टी। ये टोटल दिल्ली सल्तनत में सिर्फ 5 डायनेस्टी थी। अब लास्ट ये दो बची हैं, सैयद और लोधी डायनेस्टी। ये कुछ खास रूल नहीं था इनका, अब इनके बारे में ज्यादा आपके सिलेबस में है भी नहीं। देखो इतना ही है इसमें। आफ्टर द तुगलक, तुगलक के बाद कौन आए, सैयद और लोधी डायनेस्टी आई। ये दिल्ली से और आगरा से रूल करते थे। कहाँ पे, दिल्ली के आसपास जितना भी एरिया था, मतलब ये तो तुगलक थे, जितना एरिया फैला के गए थे वहां पे ये सैयद और लोधी डायनेस्टी रूल कर रही थी। पर समय के साथ साथ ये कमजोर होते जा रहे थे। देखो जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान, ये जो पूरा साउथ इंडिया था, देखो ये यहाँ के आपके नॉर्थ इंडिया हो गए, नॉर्थ ये वेस्ट एरिया के हो गए। देखो ये बंगाल हो गया, ये आपका ईस्ट साइड का हो गया, ये मालवा आपका वेस्ट साइड का हो गया। देखो ये, और फिर उसके बाद जो पूरा साउथ इंडिया है वो सारे ही क्या थे, इंडिपेंडेंट थे। वहां के जो रूलर्स थे वो इंडिपेंडेंट थे, वो इन सैयद और लोधी के नीचे काम नहीं करते थे, या इनकी डायनेस्टी का की अथॉरिटी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं कर रखी थी। वो अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर्स मानते थे। उनकी भी अपनी राजधानियां थी, कैपिटल थी, जो बहुत ही ज्यादा फल फूल रही थी, विकसित हो रही थी। मतलब उनका बहुत अच्छा रूल चल रहा था। और उसी टाइम पे देखो नए रूलर्स भी आए, जैसे अफगान्स आए और राजपूत आए। देखो राजपूत खत्म हो गए थे, राजपूत कब खत्म हो गए थे, जब वो आया था, कौन आया था, स्लेव डायनेस्टी आई। स्लेव डायनेस्टी आई क्योंकि स्लेव डायनेस्टी से पहले कौन थे, राजपूत थे। राजपूत के बाद स्लेव डायनेस्टी आई, राजपूतों को हराने के बाद। तो आप देखो वापस से अफगान्स और राजपूत उभरे। फिर उसके बाद देखो कुछ लोकल लोकल रूलर्स भी थे। देखो शेर शाह सुर, इन्होंने अपना करियर एज अ मैनेजर स्टार्ट किया था, कहाँ पे, बिहार में। अब देखो हुमायूं कौन था, मुगल था। ये यहाँ पे एक पॉइंट रहेगा, ये देखो 1526 पे 1526 पे इनका रूल खत्म हो गया था दिल्ली सल्तनत का।
1526 के बाद कौन आए? मुगल आ गए। अब मुगल में 1526 के बाद आए सबसे पहले बाबर। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पूरा मुगल अंपायर पढ़ेंगे, पर अभी के लिए बाबर याद कर लो। 1526 के बाद बाबर आए और शेरशाह सुर जो थे वो बाबर के टाइम का ही था। बाबर ने ही इसे बिहार का मैनेजर बनाया था, और जो हुमायूं थे वो बाबर का ही बेटा था। तो जो शेरशाह सुर थे उन्होंने हुमायूं को हरा दिया, हुमायूं से वॉर लड़ी और हुमायूं को हरा दिया। इन्होंने खुद को अपना रूलर मतलब एक स्वतंत्र इंडिपेंडेंट राजा घोषित कर दिया। फिर हुमायूं से वॉर लड़ी, हुमायूं को हरा दिया, और फिर उन्होंने सुर डायनेस्टी की स्थापना करी। सुर डायनेस्टी इन्होंने बनाई, और सुर डायनेस्टी ने रूल किया दिल्ली से, दिल्ली जो कैपिटल थी, 15 ईयर्स 15 साल तक सुर डायनेस्टी ने रूल किया था। आप देखो सुर डायनेस्टी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो उसने कहाँ से बोरो किया था? अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी ने जो एडमिनिस्ट्रेशन अपना बना रखा था वही चीज सुर डायनेस्टी के शेरशाह सुर ने भी बनाया था, और वो उसको और भी ज्यादा बेहतर किया था उस एडमिनिस्ट्रेशन को। फिर इसके बाद अकबर आए। अकबर कब आए? हुमायूं के बाद। हुमायूं का बेटा कौन था? अकबर। फिर अकबर ने वापस से अपना एडमिनिस्ट्रेशन बनाया, और अकबर ने वो सारा जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो कहाँ से लिया था? शेरशाह से लिया था। जो शेरशाह का एडमिनिस्ट्रेशन था वही इसने भी फॉलो किया था। अब ये चीज याद रखना कि जो हुमायूं को पहले तो सुर डायनेस्टी ये शेरशाह सुर ने हराया था, फिर वापस हुमायूं जब ये 15 साल रूल कर गया था, हुमायूं वापस आया, हुमायूं ने फिर वॉर लड़ी और फिर शेरशाह सुर को हरा के खुद फिर वापस से गद्दी पे बैठे। फिर उसके बाद अकबर आए रूलर, एज अ रूलर। तो ये याद रखना, ये यहाँ पे याद रखना। सबसे पहले राजपूत है, राजपूत के बाद दिल्ली सल्तनत ने रूल करा, और दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल आए। सिर्फ मुगल और दिल्ली सल्तनत के बीच में ये जो तो 15 साल ही थी जो सिर्फ सुर डायनेस्टी ने रूल किया था। बाकी पूरे में दिल्ली सल्तनत और मुगल ने रूल किया था। फिर उसके बाद अंग्रेजों ने रूल किया था, उसके बाद हम इंडिपेंडेंट हो गए थे। तो ये यहाँ पे आज का आपका चैप्टर फिनिश हो गया, ये वाला। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई समस्या है, चीज़ों को समझने में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप मैसेज या कमेंट डाल सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, आप हमसे इंस्टा पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सअप पे भी मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।